अगर आपके पास जहाज़ों का बेड़ा है और दुश्मन के पास नौसेना नहीं है तो आप क्या करेंगे? अगर आप रूस हैं तो आप फिर भी हार जाते हैं। यूक्रेन से 4 साल की नौसेना की बेइज्जती के बाद रूस ने सोचा होगा इससे बुरा क्या हो सकता है। रूस गलत था। यूक्रेन के लिए ये बहुत बड़ी रात थी। रूस का शैडो फ्लीट आर्माडा सबसे दयनीय पनडुब्बियों का संग्रह बन गया है। 10 जहाज डूब चुके हैं। रात भर के विनाशकारी हमले में पूरी तरह नष्ट हो गए। ये यूक्रेन का घातक हमला ही नहीं बल्कि पुतिन को ये संदेश भी था कि अब उसके जहाज सुरक्षित नहीं रहेंगे। यूक्रेन के मानव रहित प्रणालियों के बल के कमांडर रॉबर्ट ब्राउडी ने टेलीग्राम पोस्ट में लिखा कि शैडो फ्लीट अब खेल से बाहर हो रही है। यह पोस्ट रूस के शैडो फ्लीट के 8 टैंकरों के यूक्रेनी ड्रोन ऑपरेशन में नष्ट होने के बाद आई थी। अच्छी किस्मत के लिए 2 और जहाज भी नष्ट कर दिए। 7 जुलाई की रात हवाई समुद्री लड़ाई मानो औद्योगिक पैमाने का शिकार अभियान बन गई। ब्रोवडी ने बताया कि ईंधन से भरे 8 टैंकर, एक मालवाहक जहाज और एक फेरी थे। उन्होंने कहा, ईंधन टैंक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं, जल रहे हैं। SBS का आज़ादी पसंद यूक्रेनी परिंदों की आसमानी पाबंदियां अब लागू है। इसी तरह हमने यूक्रेन द्वारा रूस के खिलाफ युद्ध में किए गए सबसे प्रभावशाली नौसैनिक अभियान के बारे में जाना। यूक्रेन एक ऐसा राष्ट्र है जिसके पास पारंपरिक नौसेना नहीं है। कुछ गश्ती जहाज़ों और बारूदी सुरंगों से निपटने वाले जहाज़ों को छोड़कर यूक्रेन के पास ऐसे युद्धपोत नहीं है जिनका इस्तेमाल वो रूस के बेड़े के साथ आमने सामने मुकाबले के लिए कर सके। लेकिन उसे उनकी ज़रूरत भी नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी कई बार देखा है, यूक्रेन के उड़ते हुए प्रतिबंधों ने नुकसान पहुंचाया है और रूस को एक बार फिर याद दिलाया गया है कि काला सागर और अजोव सागर दोनों ही उसके किसी भी जहाज के लिए सुरक्षित नहीं है। ये कितनी बड़ी याद दिलाने वाली बात थी। यहाँ इसका विवरण है। यूक्रेन के ड्रोन द्वारा 7 जुलाई से पहले जिन भी ईंधन टैंकरों पर हमला किया गया वे सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के तहत हैं। हर एक का वहन क्षमता लगभग 7,000 टन है। इन्हें 2006 से 2016 के बीच बनाया गया था और इनकी लंबाई लगभग 140 मीटर है। यह समानता उन जहाज़ों को जिनका रूस अपने अवैध तेल को ले जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन के लिए पहचानना आसान बना देती है। ये दर्शाता है कि ये बड़े टैंकर नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा कर रूसी तेल छूट पर खरीदने वाले देशों में जा रहे हैं। इनका अलग उद्देश्य है जिसे हम जल्द बताएंगे। उससे पहले नाम गिना लेते हैं। यूक्रेन ने जिन 8 टैंकरों को नष्ट किया वे थे सनार 1, सनार 17, वीनस 3, टेटी, क्लिमेना, पेनेलोप, अलेक्सी सावरासोव और MS इवान चेरेमिसिनोव। ब्रोवडी बताते हैं ये कुल 8 होते हैं और अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट के कुछ घंटे बाद ब्रोवडी ने कहा कि यूक्रेन ने अपने टैंकरों की कुल संख्या में 2 और जोड़ दिए जिससे ये 10 हो गए। ब्रोवडी ने अपनी प्रारंभिक पोस्ट में जिन फेरी और ड्राई कार्गो जहाज का जिक्र किया था उन्हें भी इसमें जोड़ दें तो आपके पास कुल 12 रूसी जहाज हो जाते हैं जिन्हें यूक्रेन की मानव रहित प्रणाली बलों ने अभी अभी पनडुब्बी बना दिया है। ये कोई साधारण हमला नहीं था। ये सटीक, समन्वित और घातक था। ये एक संदेश है जो पुतिन और उनके साथियों को भेजा गया है कि जिन टैंकरों और फेरी जहाज़ों को उन्होंने प्रतिबंधों से बचने के लिए छाया बेड़े के जहाज़ों में बदल दिया है वे अब यूक्रेन के ड्रोन की पहुंच में आते ही निशाना बन जाएंगे। यह रूसी रसद का पूरी तरह से विनाश था उस क्षेत्र में जहां पुतिन को वास्तव में इस रसद व्यवस्था का यथासंभव सुचारू रूप से चलते रहना बेहद जरूरी है। ड्रोन और उनके संचालक ही इस घटनाक्रम के सितारे थे। यूक्रेन की रणनीति शानदार थी। हमले की फुटेज बार बार एक ही चीज दिखाती है। एक ड्रोन एक टैंकर के पास आता है, जहाज को अपने निशाने पर साधता है और फिर नीचे जाकर विस्फोट कर देता है। अक्सर देखा जाता है कि ड्रोन जिन जहाजों पर हमला करते हैं वे पहले से ही जल रहे होते हैं। इससे पता चलता है कि यूक्रेन ने कई ड्रोन एक साथ छोड़े। यहां हर जहाज पर सिर्फ एक ड्रोन भेजने की रणनीति नहीं थी। यूक्रेन ने रूसी युद्ध मशीन के लिए जरूरी टैंकरों पर कई बार हमला किया। फुटेज में एक और चीज दिखती है, जैसा डिफेंस एक्सप्रेस ने यूक्रेन के ड्रोन हमलों के रिकैप में बताया।
यूक्रेन द्वारा इस्तेमाल किए गए हर ड्रोन का जहाजों पर एक खास निशाना तय था। उन्होंने डेक हाउस पर हमला किया, जिन्हें जहाज के वेदर डेक के ऊपर निकली हुई कोई भी बंद संरचना के रूप में परिभाषित किया जाता है। डेक हाउस खुले और दोनों ओर सपाट डेक से घिरे होते हैं, जिससे वे आसानी से निशाना बनते हैं। ये क्यों महत्वपूर्ण है? डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार टैंकरों के डेक हाउस को निशाना बनाकर ड्रोन हर जहाज के ब्रिज, इंजन रूम और तेल टैंकों को एक साथ नष्ट करने की कोशिश कर रहे थे। यह कामयाब रहा, जैसा कि यूक्रेनी ड्रोन द्वारा निशाना बने जहाजों से उठती लपटों से साफ दिखता है। इस्तेमाल हुए ड्रोन को लेकर कुछ अटकलें हैं। डिफेंस एक्सप्रेस के अनुसार यूक्रेन ने रूस के सेडो फ्लीट जहाजों पर FP2 ड्रोन छोड़े। फायर पॉइंट द्वारा बनाए गए ये ड्रोन इस काम के लिए सक्षम हैं। 200 किलोग्राम पेलोड और 370 किलोमीटर रेंज वाले ये ड्रोन मध्यम दूरी पर मौजूद जहाजों तक पहुंच सकते हैं, खासकर जब यूक्रेन ने इन्हें काला सागर में भेजे जहाजों से लॉन्च किया हो। हम नहीं कह रहे कि यूक्रेन ने ऐसा किया, ब्रोडी ने कुछ नहीं बताया, पर FP2 ये कर सकता है। कुछ अटकलें हैं कि यूक्रेन ने कुछ और इस्तेमाल किया हो सकता है। विश्लेषक डेनिस डेविडो बताते हैं कि हमने हमलों की जो फुटेज देखी है उससे लगता है कि यूक्रेन ने न तो FP2 और न ही लंबी दूरी वाले FP1 का इस्तेमाल किया। ये ड्रोन शायद कुछ और ही है। वे शायद किसी तरह की मशीन विजन का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यूक्रेन के पास ऐसे स्वायत्त ड्रोन हो सकते हैं जो अजोव सागर के ऊपर उड़ रहे हैं और बहुत कम हस्तक्षेप के साथ लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम हैं। ये सब अटकलें हैं, लेकिन सच ये है कि 10 रूसी तेल टैंकर और 2 अन्य जहाज जल रहे हैं। यूक्रेन ने राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की हमले से ठीक कुछ दिन पहले दी गई चेतावनी पूरी कर दी है। यूक्रेनी नौसेना ने अन्य रक्षा और सुरक्षा बलों के साथ मिलकर वो किया जिसे कई लोग असंभव मानते थे। रूस ने काला सागर खो दिया। इसकी शुरुआत स्नेक आइलैंड की मुक्ति से हुई और हमारे ऑपरेशनों से जारी रही, जो रूसी बेड़े, बंदरगाहों और क्रीमिया में उनकी सेनाओं के खिलाफ थे। हम साबित कर रहे हैं कि काला सागर और अजोव सागर रूस के लिए कभी शांत नहीं होंगे। UNN ने 4 जुलाई को यूक्रेनी नौसेना दिवस से पहले रिपोर्ट किया। रूस को सुनना चाहिए था। यूक्रेन ने उस चेतावनी को कुछ ही दिनों बाद पूरा कर दिखाया। अजोव सागर में हालात और बिगड़ गए हैं। ये पुतिन के लिए बड़ी समस्या है, लेकिन इसके पीछे और भी मुद्दा है। मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन ने किसे निशाना बनाया या ये कि नष्ट किया गया हर टैंकर अजोव सागर में चल रहा था। ठीक उसी जगह पर ये हमले हुए हैं जिससे पुतिन कांप उठेंगे और रूसी आबादी का एक खास तबका जितनी जल्दी हो सके भागने का रास्ता ढूंढने लगेगा। पर उससे पहले याद दिला दूं कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। हम आपको सिर्फ सुर्खियां नहीं, पूरी तस्वीर दिखाते हैं और देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने वालों में आप हों। यूक्रेन के जहाज डुबोने वाले हमले अजोव सागर में हुए, लेकिन यूक्रेन ने स्थान की पुष्टि नहीं की है। हमें ये जानकारी यूक्रेन से नहीं चाहिए। यूक्रेन के इस विनाशकारी हमले के बारे में सबसे अहम बात यह है कि जिन टैंकरों पर हमला हुआ वे सभी लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में कब्जे वाले क्रीमिया के केर्च शहर से और करीब 4 किलोमीटर दूर केप क्रोनी से थे, जो कि कब्जे वाले क्रीमिया के तट के पास है। नासा की फर्म्स फायर मॉनिटरिंग सर्विस ने उन शैडो फ्लीट जहाज़ों पर यूक्रेन के हमले के बाद उठती तेज लपटों की पुष्टि की है। डिफेंस एक्सप्रेस बताता है कि 6 जुलाई की यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की सैटेलाइट तस्वीरों में इसी इलाके में जहाज़ों की भीड़ दिखती है। इन जहाज़ों के ट्रांसपॉन्डर बंद थे, इसलिए वे समुद्री ट्रैकिंग सेवाओं पर नहीं दिखे। अगर किसी जहाज़ को सचमुच शैडो फ्लीट का जहाज़ कहा जा सकता है तो ये वही थे और इनकी लोकेशन खास वजह से ज़रूरी है। वे सभी केर्च ब्रिज के पास 20 किलोमीटर के दायरे में थे, जो रूस के कब्जाधारियों के लिए क्रीमिया आने जाने का एकमात्र ज़मीनी रास्ता है। यूक्रेन की तरफ से जो हमने अभी देखा है वो क्रीमिया में कब्जाधारियों को दी गई एक चेतावनी है कि अब समय आ गया है कि वे अवैध रूप से कब्जा किए गए प्रायद्वीप से बाहर निकल जाएं। ये यूक्रेन उन कब्जाधारियों को बता रहा है कि वह कर्च ब्रिज को
उतनी ही आसानी से निशाना बना सकता है जितनी आसानी से वह उस ब्रिज के कुछ ही किलोमीटर के दायरे में मौजूद लक्ष्यों को तबाह कर सकता है। आज शैडो फ्लीट के जहाज थे, कल खुद पुल भी हो सकता है। अगर वह पुल गिरता है तो 2014 से क्रीमिया में रह रहे लाखों कब्जाधारियों के लिए प्रायद्वीप छोड़ना नामुमकिन होगा। वे फंसेंगे। यूक्रेन उनकी जिंदगी नर्क बना देगा। ये यूक्रेन की कर्च क्षेत्र में कुछ हफ्तों में दूसरी चेतावनी है। 21 जून को यूक्रेन ने खुलासा किया कि उसने केर्च ब्रिज के दोनों ओर के ठिकानों को नष्ट कर दिया है। साथ ही उस पुल के आसपास के पानी में कई फेरी भी तबाह कर दी हैं, जिनका रूस इस्तेमाल कर क्रीमिया में सामान पहुंचा रहा था। यूक्रेन ने फेरी के अलावा पुल के दोनों ओर ईंधन टर्मिनल और बंदरगाह ढांचे पर हमला कर यह संदेश दिया कि पुल कभी भी निशाना बन सकता है, जैसा 7 जुलाई को हुआ। रूस की वायु रक्षा यह हमला रोकने में विफल रही। ऐसी विफलता 10 टैंकरों के विनाश में भी दिखी थी। रूस को इन हमलों को रोक पाने में सक्षम होना चाहिए था। उसके पास कब्जे वाले क्रीमिया और रूसी क्षेत्र क्रास्नोदार क्राय में एयरबेस है, जिन्हें केर्च जलडमरू मध्य में यूक्रेन द्वारा बार बार निशाना बनाए जा रहे जहाज़ों को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए थी। लेकिन या तो उन्होंने पर्याप्त नहीं किया या फिर उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वैसे उसी क्षेत्र में जहां यूक्रेन ने 12 जहाज नष्ट किए, वहां 10 जहाज और हैं जिनके ट्रांसपॉन्डर भी बंद हैं। अगर अवैध क्रीमिया कब्जाधारियों को संदेश नहीं मिला तो यूक्रेन फिर से दे सकता है, क्रीमिया से बाहर निकल जाओ। ये चेतावनी पहले भी कई बार दी जा चुकी है। जून के मध्य में क्रीमियन तातार मजलिस प्रमुख राफात चिबारोव ने यूक्रेन की ओर से चेतावनी दी थी और खासतौर पर उन लोगों से कहा था जो 27 फरवरी 2014 के बाद प्रायद्वीप में बसे हैं। रूस के फर्जी संपत्ति दस्तावेजों के साथ क्रीमिया में रहना यूक्रेनी और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध है। केर्च ब्रिज चालू है तो क्रीमिया छोड़ने का मौका है। जल्द ही ये मौका अब नहीं रहेगा। और असल में वही बात सबसे अहम है। यूक्रेन सिर्फ शैडो फ्लीट के जहाज़ों को नहीं उड़ा रहा, बल्कि ठीक ऐसी जगह पर वार कर रहा है जिससे साफ दिखता है कि अगर वो चाहे तो कर्च ब्रिज को भी कितनी आसानी से निशाना बना सकता है। अगर उन चेतावनियों को लगातार नज़रअंदाज किया जाता रहा तो यूक्रेन नरमी छोड़ देगा और कब्जाधारियों के लिए वहां से निकलना नामुमकिन बना देगा। वे कब्जाधारी नहीं चाहते कि उनकी निकलने की संभावना खत्म हो। इन सभी स्थान संबंधी जानकारियों को देखते हुए हम आधिकारिक तौर पर कह सकते हैं कि यूक्रेन के 7 जुलाई के ड्रोन हमले जो रूस के टैंकरों पर किए गए थे, क्रीमिया को अलग थलग करने की उस रणनीति का हिस्सा थे जिसे वह पिछले कुछ महीनों से बड़ी कुशलता के साथ अंजाम दे रहा है। अप्रैल की शुरुआत से यूक्रेन एक के बाद एक मध्यम दूरी के स्ट्राइक ड्रोन दागते हुए क्रीमिया तक जाने वाले रसद मार्गों पर हमले कर रहा है। प्रायद्वीप तक जाने वाले राजमार्ग और पुल अब जगह जगह सैकड़ों सप्लाई ट्रकों और ईंधन टैंकरों के जले हुए अवशेषों से पटे पड़े हैं। यूक्रेन के हमलों के भार से पुल टुकड़ों में बंट गए हैं और यहाँ तक कि समुद्री आपूर्ति मार्ग भी बाधित हो रहे हैं। यूक्रेन ने एक अलगाव अभियान के तहत रेलवे को नष्ट कर दिया है, जिसका उद्देश्य केर्च पुल को क्रीमिया में आने जाने का एकमात्र रास्ता बनाना है। ध्यान रखें कि यह पुल सुरक्षित रास्ता बिल्कुल नहीं है। यूक्रेन ने पहले भी इस पुल पर कई बार हमला किया, जिससे रूस को सैन्य परिवहन छोड़ना पड़ा। अब इस प्रतिबंध पर सवाल उठ रहे हैं। रूस को फिर से अपने ट्रक केर्च पुल से भेजने पड़ सकते हैं, जो वो नहीं चाहता। ये यूक्रेन की रणनीतिक प्रतिभा है, सिर्फ अलग थलग करना नहीं। ये रूस के क्रीमिया तक जाने वाले हर रसद मार्ग को काटने और प्रायद्वीप पर मौजूद कब्जाधारियों को ये संदेश देने की बात है कि पुतिन अब उनकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते। पुतिन अपनी ताकतवर छवि पर निर्भर करते हैं। अगर आप क्रेमलिन के प्रचार को देखें तो वो रूस के रक्षक है, लेकिन हर बार जब कोई यूक्रेनी ड्रोन क्रीमिया में या उसके आसपास किसी लक्ष्य पर हमला करता है तो वह छवि कमजोर हो जाती है। अब यूक्रेन ने क्रीमिया पर पूरी पकड़ बना ली है और कब्जाधारी परेशान है। प्रायद्वीप में ईंधन की कमी तेजी से फैल रही है। कई पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं है या सेना आपात सेवाओं के लिए रोक लिया गया है, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक क्रीमिया में यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। क्रीमिया में पावर जनरेटर नष्ट किए जाने से राज्यपालों को आपातकाल घोषित करना पड़ा है। यहाँ तक कि खाने पीने की चीजें भी एक समस्या बनी है।
यूक्रेन की रिपोर्ट है कि क्रीमिया के कई किराना स्टोरों में मुख्य खाद्य पदार्थ खत्म हो रहे हैं। वजह यूक्रेन का रसद नाकेबंदी अभियान है। तो जब हम यूक्रेन के 7 जुलाई के जहाजों को चकनाचूर कर देने वाले हमलों को देखते हैं तो हम सिर्फ रूस के शैडो फ्लीट को दिया गया एक विनाशकारी झटका ही नहीं देख रहे हैं, हम एक चल रही रणनीति के विस्तार को देख रहे हैं जिसमें केर्च ब्रिज की चेतावनी शामिल है। ये छोटे जहाज क्रीमिया तक ईंधन पहुंचा रहे थे, अब नहीं कर सकेंगे। वे जल रहे हैं। अजो सागर में निशाना बनाए गए टैंकर और मालवाहक जहाज यूक्रेन के अकेले लक्ष्य नहीं हैं। 6 जुलाई को मॉस्को टाइम्स ने बताया कि क्रीमिया पर रात के हमले से क्षेत्र में ब्लैकआउट हो गया और अधिकारी बिजली की आपूर्ति को दूसरी लाइनों से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कई सबस्टेशन नष्ट हो गए। ये लगातार विनाश है। और जैसे जैसे क्रीमिया की रक्षा कमजोर होती जा रही है और यूक्रेन के ड्रोन और ताकतवर होते जा रहे हैं, हालात और भी खराब होते जा रहे हैं। बिल्कुल 7 जुलाई को यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट को जोरदार झटका दिया। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो फ्लीट यूक्रेन के लिए बड़ी समस्या है। रूस ने प्रतिबंधों से बचने के लिए पुराने टैंकरों की छुपी फ्लीट बनाई है जिससे वह भारी प्रतिबंधों के बीच भी तेल बेच पाता है। हमने बताया था कि यूक्रेन ने जिन जहाज़ों पर हमला किया उनके ट्रांसपोंडर बंद थे। ये उन कई चालों में से एक है, जैसे दूसरे देशों के झंडे के नीचे चलना, जो शैडो फ्लीट के जहाज पुतिन की ज़रूरतों के लिए करते हैं। और ये चालें काम कर रही हैं। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज़ के अनुसार 2025 के अंत तक शैडो फ्लीट में कम से कम 591 जहाज थे जिनमें सपोर्ट शिप्स भी शामिल हैं। और यह रूस के लिए हर साल 87 से 100 अरब डॉलर के बीच राजस्व पैदा कर रही थी। यह फ्लीट रूस की युद्ध जीवन रेखा है। इसी वजह से यूक्रेन ने 7 जुलाई के हमलों को पूरी तरह वैध बताया। यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री अलेक्सी कुलेबा ने इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन को पत्र भेजकर रूस के उस आरोप का जवाब दिया जिसमें रूस ने यूक्रेन पर रूसी वाणिज्यिक जहाजरानी के खिलाफ आतंकवादी हमले करने का आरोप लगाया था। कुलेबा का तर्क है कि शैडो फ्लीट रूसी संघ के लिए बजट राजस्व उत्पन्न करने और उसके युद्ध प्रयास को जारी रखने में अहम भूमिका निभाती है, जिससे यूक्रेन द्वारा निशाना बनाए गए प्रत्येक प्रतिबंधित जहाज को वैध लक्ष्य बना देती है। इसके अलावा पुतिन को वाणिज्यिक जहाजरानी पर बोलने का हक नहीं। रूस ने 59 यूक्रेनी व्यापारी जहाजों पर हमला किया है, इसलिए पुतिन को यूक्रेन द्वारा रूस के युद्ध प्रयास में लगे प्रतिबंधित जहाजों पर किए गए हमलों पर चुप रहना चाहिए। क्या 7 जुलाई का यूक्रेन हमला शैडो फ्लीट पर बड़ा असर डालेगा? नहीं। संभवतः ये हमले रूस को तेल बिक्री में अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाने से अधिक क्रीमिया को लेकर चेतावनी देने के लिए थे। यूक्रेन ने जिन टैंकरों पर हमला किया वे आकार में छोटे थे, लेकिन फिर भी उनका इस्तेमाल काला सागर और अजोव सागर से क्रीमिया क्षेत्र के बाहर के बंदरगाहों तक तेल ले जाने के लिए किया जा सकता था, जहां उस तेल को बड़े जहाजों में ट्रांसफर किया जा सकता था। इससे शैडो फ्लीट पर असर पड़ा है। यहां मुख्य बात है कि यूक्रेन ने फिर रूसी ईंधन पर हमला किया। यही उसका मकसद है। रूस द्वारा तेल या ईंधन को कहीं भी ले जाने की कोई भी कोशिश बहुत बड़ा जोखिम बना देना, चाहे वो उत्पाद कहीं भी जा रहे हो। और जब आप इन जहाज़ों पर हमलों को यूक्रेन के रूसी तेल शोधन पर लगातार हमलों के साथ जोड़ते हैं तो आपको तेल को तबाह करने की रणनीति मिलती है, जो 2026 में पूरी तरह स्पष्ट हो गई है। साल के मध्य तक यूक्रेन पहले ही रूसी रिफाइनरियों पर लगभग 200 हमले कर चुका था। इन हमलों में सबसे बड़ा हमला आजो सागर में जहाज़ों पर हमले से एक दिन पहले हुआ, जब यूक्रेन के ड्रोन साइबेरिया की ओम्स्क रिफाइनरी पर रिकॉर्ड तोड़ हमले में 3000 किलोमीटर तक उड़कर पहुंचे थे। ये रूसी तेल ईंधन के खिलाफ अभियान है। क्रीमिया में हो रही किल्लत से दिखता है कि यह सफल हो रहा है। जहां तक पुतिन की बात है, वह सचमुच डर के भाग रहे हैं। आजो सागर में रूस के करीब 1 दर्जन जहाज जलने से कुछ ही दिन पहले तो खबर आई कि पुतिन की करोड़ों डॉलर की सुपर यॉट आर्कटिक समुद्र में भाग गई, जिसमें एंटी ड्रोन नेट्स लगे हैं ताकि उन्हीं हथियारों को रोकने की बेताब कोशिश की जा सके जिन्होंने अभी रूस के इतने ईंधन टैंकर डुबोए हैं। अगर यही रूस के महान रक्षक की असली तस्वीर नहीं दिखाता तो फिर कुछ भी नहीं दिखा सकता। 2014 में रूस द्वारा
क्रीमिया पर अवैध कब्जे के बाद से वह बड़े खतरे में है, लेकिन पुतिन को यूक्रेन द्वारा अपनी लग्जरी यॉट पर हमले की चिंता ज्यादा है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के अनुसार मनोरंजन नौका का पीछा एक रूसी विध्वंसक और एक बचाव व गश्ती जहाज कर रहे हैं। हम पूछ सकते हैं कि एजोव सागर में टैंकरों को ऐसी ही सुरक्षा क्यों नहीं मिली, पर इसका जवाब हमें पता है। यूक्रेन ने काला सागर बेड़े को बेकार कर दिया है, जो उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से 7 जुलाई का हमला संभव हो पाया। पुतिन बंकर में छुपते हैं, उनकी यॉट रूस छोड़ देती है। यही है तुम्हारा रक्षक क्रीमिया के कब्जाधारियों। इसलिए हम यूक्रेन की ओर से एक बार फिर कहेंगे, जब तक अभी भी निकल सकते हो क्रीमिया छोड़ दो। कुछ कब्जाधारियों ने पहले ही यह संदेश समझ लिया है और इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। रुको, क्या हमने कहा था कुछ? हजारों समझो। इतने ही कब्जाधारी क्रीमिया से उसी पुल के जरिए भागने की कोशिश कर रहे थे जो यूक्रेन ने प्रायद्वीप का एकमात्र रास्ता बनाया है। घबराहट 7 जुलाई से पहले ही शुरू हो गई थी। अब हालात और बिगड़ने वाले हैं। अगर आप शुरू हो चुके रूसी पलायन पर और जानना चाहते हैं तो हमारे पास देखने के लिए एक बेहतरीन वीडियो है। अगर आपको यूक्रेन के ताज़ा हमले और रूस की शैडो फ्लीट की तबाही पर यह विश्लेषण पसंद आया तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि द मिलिट्री शो के और वीडियो मिले। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।